अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अक्सर आपके साथ ऐसे होता है कि कोई स्टॉक्स चलते ही नहीं हैं और आप अपनी लूजिंग स्टॉक्स को लेके बैठे रहते हैं और दूसरे स्टॉक्स चल रहे होते हैं और आप अपने स्टॉक में स्टॉक स्विचिंग नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियल अपनी एग्जांपल्स के हिसाब से बताऊंगा कि मैंने भी काफ़ी जगहों पे स्टॉक स्विचिंग की थी। और अभी लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि स्टॉक की हाइप पे स्टॉक चल रहा होता है, जिस तरह अभी कुछ स्टॉक्स की बोर्ड मीटिंग्स आई हैं उसकी बिना पे वो स्टॉक्स चलने लग गए थे। तो आपने अब करना क्या है? आपने एक बहुत हार्ड डिसीजन लेने हैं। हार्ड डिसीजन क्या होता है कि पहले किसी तरह अपना फंसा हुआ कैपिटल निकालना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को एआई को भेजना है जिसमें लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, और वो मैथ्स की कैलकुलेशन करानी है। मैथ्स की कैलकुलेशन इस तरह करानी है, आपने देखना है कि एक स्टॉक अगर आपने DFML, दीवान फ़ारूकी मोटर लिमिटेड जैसा स्टॉक, दीवान फ़ारूकी मोटर लिमिटेड, वो आपने अगर 30 का उठाया हुआ या 30 या 33 का, ठीक है, और वो आपने 34 का नहीं बेच पाए क्योंकि आपका सेल ऑर्डर 34 पे था, वो 33 से मुड़ के आज वो 18 का हो गया, 18 या 16 के पास पे है। तो इस वक्त आप बहुत बड़े लॉस में होंगे। और अगर आपका 3 लाख का लॉस उस स्टॉक में चल रहा है क्योंकि आप लोग गॉडजिला ट्रेडर हैं, तो आपको अब क्या करना चाहिए उस काम में? आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा सेल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही बेचें, मतलब 1000 या 500 क्वांटिटी बेचें। अपना पहला 6000 का लॉस बुक करें, 25,000 निकालें, 6000 का लॉस बुक करें, तो मतलब 31,000 टोटल में से 25,000 एटलीस्ट आपका निकल आएगा। अब उस 25,000 को आपने किसी एक और स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसका अब झूला बनने लगा है, स्विंग ऑफ गोइंग अप साइड। तो ये जो ट्रिक है ना, थोड़ी क्रिटिकल है, इसको मैं कहता हूँ स्लो सेल। ये सारा मत बेचो, थोड़ा सा बेचो, एटलीस्ट अपना लॉस को निकालो, मतलब उस लूजिंग आइटम को लेके ना बैठे रहो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि यार अभी मतलब कि मैं ना बेचूं, मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में बेचूंगा कि फ्यूचर में अगर जब चलेगा मैं ब्रेक इवन करके निकल जाऊंगा। या तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, मैंने अगर 33 का ले लिया, अब मैं 16 के पास और ज़्यादा खरीद लेता हूँ। अगर मैं 10,000 33 पे लिया है, 3,33,000 मैंने डाल दिया है, 10,000, और इसको 10,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 33 की अमाउंट, तो 3,30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। वो स्टॉक इस वक्त 16 के पास है, तो अब मैं 1,60,000 माइनस 3,30,000, तो मैं अच्छे खासे लॉस में खड़ा हूँ। तो इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं थोड़ा थोड़ा सेल करके उस लॉस को किसी एक रनिंग स्टॉक में डाल दूँ, जिस तरह अभी POL की बोर्ड मीटिंग है या PPL की आनी है, या सिक्योरिटी पेपर का बिफोर XD के टाइम एक झूला बन जाता है, या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें अभी एकदम से लाओ माल आ सकता है, उसमें स्विच कर देता। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ से लॉस बुक कर लो, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लॉस ना बुक करो, आप बर्दाश्त करो और आप एवरेज करो। अब एवरेज में एक मसला आता है, एवरेज में आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपने 10,000 क्वान्टिटी उठा लिया 3,30,000 ऊपर जाके 33 की रेट पे DFML, तो आपको नीचे 16 के पास जाके ना, आपने, मैं मानता हूँ आपने 33 पे उठा के, लाजमी होगा आपने 29 पे भी और उठाया होगा, 25 पे भी और उठाया होगा, 20 पे भी और उठाया होगा, 16 तक आपके पैसे ख़त्म हो गए होंगे। क्योंकि मैं रियल केस बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता बेटा एवरेज कर लो कोई मसला नहीं। कभी कभार मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, एवरेज का एक ट्रिक होती है, एक दफ़ा स्टॉक को आप फुल गिरने दो जितना जलील हो सकता है, और अब आपने बर्दाश्त करना है और आपने नीचे से फिर ज़्यादा अमाउंट उठानी है। अब अगर आपको इसको एवरेज करना था ना, अब आपको अगर इसको एवरेज करना था, ठीक है आपने गलती कर दी है, तो 33 से लेके अब आप इसको नीचे 16 के पास कम अज़ कम 15,000 क्वान्टिटी और उठाएं, तब जाके आप 24 के पास जाके पहुंचेंगे। और कभी ना कभी ये स्टॉक एटलीस्ट 20 तक तो आएगा। और अगर ये 12 तक गिरता है वर्स्ट केस में, तो वहाँ पे आप 5,000 और उठाएं, तब जाके आप 18-19 के पास आएंगे। फिर हम कहेंगे कि जी आपका जो 3,30,000 था उसको निकालने के लिए आपने कम से कम 6 से 8 लाख डाल दिया। और ये बेहतर ऑप्शन है, या ये बेहतर ऑप्शन है कि आपने रोज़ अपना 7,000 या 6,000 का लॉस बुक किया एक स्टॉक में, और किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने आप को एक प्रॉफिट की तरफ लेके गए 2-2 हज़ार का। मतलब एक तरफ 7,000 का लॉस बुक कर लिया
और उसी 7,000 में से जो आपका 30,000 निकला, वो एक और स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उधर से आपने 2,000 का प्रॉफिट लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट 7,000 का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आप -7,000 तो एक लॉस कर लिया एक दिन में। अब आपने सेम डे में 2,000 का प्रॉफिट मिनिमम करोगे, तो आप इस वक्त मतलब 5,000 के अमाउंट में नेगेटिव में ही हो, बट एटलीस्ट यू गेट्स द एक्चुअल कैपिटल आउट। आपके पैसे फंसे ही नहीं रहे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज कर लेते हैं या बैठे रहते हैं कि यार कभी तो चलेगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल बैंक में रुका हुआ हूँ बहुत देर का। मैं सिर्फ इस बात पे रुका हूँ कि बैंक है, बैंकिंग स्टॉक लॉन्ग रन में निकल जाता है। उस कभी बार लॉन्ग रन इतना लॉन्ग रन हो जाता है कि वो फिर मिसबाउल की तरह टुका टुक लगा रहता है, यार अभी आउट ही नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो आउट हो जाए, मैं निकलना चाह रहा हूँ, मेरा कैश स्टक है उसके अंदर। मेरे पास एवरेज के अब आए हैं पैसे। मैंने अपना POL 500 क्वांटिटी मतलब 50% सेल आउट कर दिया 725 पे। अब मेरे पास खुद 4 ऑप्शन आ गए हैं। या तो मैं अपने बाकी सारे स्टॉक्स को एवरेज करके उनमें से निकल जाऊं, या एक ही बड़ा जो नेशनल बैंक है उसको स्लो सेल करूं और किसी और स्टॉक में चला जाऊं, जिसमें डेस्कॉन हो गया या PPL हो गया या SEPL टाइप स्टॉक हो गया, उसको मैं नीचे से उठाता हूं और जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा। ठीक है, वो वाली ट्रिक भी है, बट उसके लिए ना जिगरा बहुत चाहिए। मैं मानता हूँ ये लॉस करना बहुत मुश्किल है। अब आपका यहाँ पे तीसरा सवाल आएगा कि कैपिटल गेन एडजस्टमेंट हो जाती कि नहीं होती। तो एक बात याद कर लो, कैपिटल गेन टैक्स लगता ही तब है जो आपका लॉस और प्रॉफिट की जो टोटल अमाउंट होती है उसमें लगता है। मतलब अगर मैंने 12,000 का प्रॉफिट लिया और 2,000 का लॉस किया, तो मुझे 12,000 पे नहीं टैक्स पड़ेगा, मुझे 2,000 माइनस करके जो 10,000 का जो बनेगा ना, उस पर टैक्स पड़ेगा। तो ये एक होता है, आपको स्टॉक मार्केट ऑप्शन देता है कि आप लॉस बुक कर लें, और वो 3 साल एटलीस्ट देता है उसमें कि आप इसको काउंटर कर सकते हैं। वो आपके टैक्स जो लग रहा था उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक कसम खाई होती है कि लॉस नहीं करना, बर्दाश्त करना है, और लॉस बढ़ता जाता है। फिर हम रोते हैं और फिर हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें पैसे नहीं बनते, इसमें सिर्फ पैसे फंसते हैं। वो उस दिन मुझे एक बंदे का पर्सनल मैसेज भी आया, उसने कहा कि यार ये पैसे बनते कैसे हैं, हम तो पैसे डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। मैंने कहा अगर बिल्कुल बनाने ना पैसे, तो डिविडेंड स्टॉक्स उठा लो। वो एटलीस्ट ये कर देते हैं कि आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। आप होल्ड कर लेते हो, पीक पे सेल कर दो, या होल्ड करो, डिविडेंड खाओ, और विद इन 3 वीक्स वो स्टॉक वापस उसी पॉइंट से ऊपर से हो सकता हुआ जा रहा होता है। कभी कभार नहीं जाता, वो और जलील होता है, नीचे आ रहा होता है। कुछ स्टॉक्स कर जाते हैं रिकवर। अब पाकिस्तान टोबैको जैसा स्टॉक है, वो रिकवरी बहुत जल्दी दे देता है। वो 2 हफ्ते जलील होगा, गिरेगा, नीचे फिर रहा होगा, लेकिन फिर वो चल पड़ेगा, और वो जब जाएगा ऊपर, फिर वो वापस उसी पॉइंट से होता हुआ जाएगा। कुछ बैंक्स हैं जिसमें HBL है, वो टूटता है और वापस रिकवर करता है। UBL है, वो भी टूटता है और रिकवर करता है। लेकिन कोशिश करो कि सेल कर दो सारा, मतलब XD के बाद उसी पीक पे निकाल दो। वो +2 की लालच में और बाय मत करना, क्योंकि वो स्टॉक ने अब नीचे ज़्यादा आना है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब यहाँ पे चौथा सवाल आता है कि वो ऊपर जाने के चांसेस कम क्यों, नीचे क्यों अब आएगा? क्योंकि अब उसका जो अगला राउंड ट्रिप है वो 3 महीने के राउंड ट्रिप पे चलेगा, क्योंकि उसकी ये बोर्ड मीटिंग ख़त्म, डिविडेंड भी दे दिया, तो 2 महीने के बाद एक डिविडेंड भी आ गया। अब वो तकरीबन 2.5 महीने तक स्टॉक जो है अब एक नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो नीचे जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना, ऊपर से ऊपर भागेगा तो बायर कम आएगा। जब महंगी चीज़ होती है तो कम बायर आता है, जब सस्ती चीज़ होती है तो ज़्यादा बायर आता है। ये बात याद कर लो। जब महंगी चीज़ होती है तो लोग बाहर आ रहे होते हैं स्टॉक से, और हम बेवकूफ़ भाग रहे होते हैं स्टॉक की तरफ। जब सस्ती चीज़ होती है तो हम पैनिक में बाहर आ रहे होते हैं, और अक्लमंद जोश में नीचे से माल उठाने आ रहा होता है। तो अक्लमंद प्लेयर होता है और हम बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। हम लोग उस वक्त निकल रहे होते हैं, यार अभी ना लो, यार ये गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, इसको क्या पकड़ना है। तो यहाँ पे अब अक्लमंदाना चीज़ क्या है, साजगार का स्टॉक का मंथली ट्रेंड देखो कि वो पूरे साल में किस किस महीने में गिरता है। अब ये पांचवी चीज़ आ गई आप लोगों के लिए कि एक स्टॉक अपने ईयरली मंथ के हिसाब से इस वाले महीने में किधर था, उसके हिसाब से देखो कि उसकी जो ये वाले क्वार्टर की सेल्स है वो कम एक आती हैं, उसके बाद अगले क्वार्टर में इंप्रूव हो जाती है सेल्स। तो जिस क्वार्टर में उसकी सेल्स, गाड़ी का है ना, गाड़ी का स्टॉक है, कम होंगी, तो वो स्टॉक गिरेगा। और जिस क्वार्टर में सेल्स बढ़ जाएंगी तो वो उस पॉइंट पे उठ जाएगा। तो जब एवरीबडी इज लीविंग द स्टॉक, यू कैन एंटर दैट स्टॉक जस्ट टू गेन द मोमेंटम,
कि जब लोग आएँ तब तुम निकल जाओ। अभी जो मैंने स्टार्ट में जो बात समझाई वो यही थी ना, कि आप जो गिर रही चीज़ है उसको निकाल दो, चलती हुई चीज़ में बैठ जाओ। अभी कौन सी चीज़ गिर रही है? अब साज़गार को देख लो, वो गिरना शुरू हो गया है। मैं मानता हूँ लोग 1500 का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये भी याद है जब वो 1500 तक गिरा था ना, तो लोगों ने पता क्या बोला था, अब ये 1200 पे हम उठाएंगे। वो 1490 से मुड़ा है और उसके बाद वो कभी भी नीचे नहीं आया। ठीक है, वो इतना ऊपर भागा है कि वो वापस 2300 पे गया है। तो अगर आप उस वक्त 15 लाख डाल देते, अब रिस्क था बहुत बड़ा, तो आप 23 लाख करके रिकवर कर जाते अच्छे खासे। आप यहाँ पे आई थिंक 700-800 का झूला ले लेते, 8 लाख का आराम से स्विंग बनता था यहाँ पे। बट हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि व्हेन अ स्टॉक इज़ फॉलिंग वी पैनिक, एंड व्हेन द स्टॉक इज़ राइजिंग वी ऑल्सो पैनिक, सेल करें कि ना करें। हमें यही नहीं पता कि बेचना कहाँ है, ख़रीदना कहाँ पे। ये सबसे मुश्किल अलमिया है, और ये आज तक किसी को भी, जितने बड़े ट्रेडर्स भी आ गए ना, नो बडी नोज द एग्जैक्ट बॉटम एंड नो बडी नोज द एग्जैक्ट पीक। मेरी क्रैश लेवल बाइंग वाली वीडियो में मैंने आई थिंक 30 स्टॉक्स का लेवल्स बताए हुए थे। तो इस वीडियो में भी मैं लेवल्स बता सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। साजगार का मुझे लेवल पता है, 1490 तक गिरता है लास्ट। उसके बाद अगर गिरे तो बड़ा गंदा ये गिरेगा 1200 तक। वो जो लोगों ने उस वक्त भी बात की थी, 1500 तक आ गया था ना लोग, आप ये 1200 पे मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ तक गया नहीं ना ये। और साजगार ऐसा स्टॉक है जो हर साल महंगा ही लगता है। हम कहते हैं यार महंगा है, ये गिरता ही नहीं है, महंगा है। और ट्रेडिंग व्यू पे जाओ ना, तो वहाँ पे भी इवन उसको भी एग्जैक्ट नहीं पता कि इसको बाय करना है कि सेल, क्योंकि आधे इन उसके इनसाइड्स कह रहे थे सेल करो, आधे इनसाइड्स को कहते हैं बाय करो। एक चीज़ याद कर लो, स्टॉक चलता है सेंटीमेंट्स में, कि उसकी अगली सेल बेहतर है, या उसका आगे कोई न्यूज़ आ रही है कि उसकी गाड़ी आ रही है, या उसका मार्केट में मुकाबला। अभी गाड़ी के स्टॉक है, फार्मा के स्टॉक का क्या, उसकी रिसर्च बेहतर हुई है, कोई नई दवाई लेके आ रहा है, उसके बिना पे लोग भागेंगे उसके पीछे। इसी तरह ऑयल का एक्सप्लोरेशन वाली कहानी पे वो चल पड़ेगा। जैसा OGDC की अक्सर आप न्यूज़ देखते होंगे कि OGDC ने जी कोई नया कुआं उन्होंने अभी ढूंढा है, एक्सप्लोर किया है वहाँ पे, अब उनकी बहुत बड़ी कोई एक्सप्लोरेशन हुई है, उसकी न्यूज़ पे OGDC चल जाता है। PPL भी एग्जैक्ट यही है, माड़ी का वो गैस वाली कोई कहानी आ जाती है, या वो डाटा सेंटर की कहानी पे चल जाता है। तो ये चीज़ें लिख लिया करो जो मैं बोल रहा होता हूँ, कि स्टॉक की स्टोरियाँ क्या बन रही होती हैं। SNGP और SSGC का क्या स्टोरी है कि जी वो पाइपलाइन डाल रही है जी कहीं पे, वो जी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन डाल रही है, वो हर साल ही एक लॉलीपॉप आती, पब्लिक भागती है और वो स्टॉक चल जाता है। रिफाइनरीज की क्या स्टोरी है जी, इनकी अपग्रेडेशन हो रही है जी, गवर्नमेंट बहुत पैसा देने लगी है, गवर्नमेंट अपना मुल्क चला ले पहले हमारे लिए, फिर इनको भी चलाएगी। वो जी अप्रूवल हो गया फलानी जगह से जी, उस पर चलेगा। इस तरह करके मतलब पब्लिक को बुलाया जाता है आ जाओ। तो मेरा वो मेंटर मुझे बड़ी प्यारी बात सिखाता है, वो यही कहता है कि ना, न्यूज़ बनाई जाती है कि पब्लिक आए स्टॉक के पीछे, और न्यूज़ बनाई जाती हैं कि स्टॉक बहाने से गिर भी जाए। अभी हफ्को की एक न्यूज़ जो आई थी मार्केट में, कि हफ्को के उसके सेंटिमेंट्स बनाए जा रहे थे कि वो एक्चुअल में बहुत महंगा हो चुका है, तो उसकी फेयर वैल्यू जो है 175-180 के पास बनती है। ये इस वक्त ओवर प्राइस हो गया। वो एक बंदे ने कैलकुलेशन करके दिखाई थी। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, प्राइस टू बुक वाला होता है, प्राइस टू अर्निंग वाला होता है, और डिस्काउंटेड वाला एक मॉडल होता है। एक में डिविडेंड चेक किया जाता है कि वो अगले साल से कितने डिविडेंड दे सकता है, एक में ये चेक किया जाता है कि उसकी अर्निंग इंप्रूव हो रही है कि कम हो रही है, एक में ये होता है कि अगर कल को कंपनी ख़त्म हो जाए तो वो कितने भाव में बिकेगी, प्राइस टू बुक वाला जो मेथड होता है। और भी बहुत मेथड है, बट मोस्ट कॉमनली ये 3 मेथड होते हैं। तो उसने जो मतलब मॉडल अप्लाई किया उसके हिसाब से उसने कहा इसकी फेयर वैल्यू बनती है 175। अच्छा, ये बात आ गई ग्रुपों में शेयर होगी, स्टॉक गिर गया जी। जब स्टॉक गिरा, फॉलिंग नाइफ बन गया, 230 से गिरता गिरता 217 और 212 तक रुका आके। ठीक है, उसको काउंटर किया दूसरी साइड से PRL ने। अभी इंडेक्स को संभालने के लिए क्या गेम होती है कि एक स्टॉक जब गिरता है तो दूसरा कुछ स्टॉक चल रहा होता है मार्केट के इंडेक्स में भी। अब देखो, ये मैं नई बात सिखा रहा हूँ, पुरानी बात को मैं लेके चलता हूँ, लेकिन मैं एक और बात समझाता हूँ। अगर आपको OGDC गिर रहा होगा ना, तो उस दूसरी साइड से एंग्रो एच या FFC काउंटर कर रहे होंगे इसको। तो इस दफ़ा क्या हुआ था कि हब गिर रहा था तो PRL इस तरफ से उठ रहा था। ये बड़ा मज़े का सीन होगा। अच्छा, PRL की एक मज़े की चीज़ है, वो अपने साथ बाकी रिफाइनरीज को भी चला देता है। तो ATRL, NRL और C एनर्जी ये भी चल पड़े इन्होंने। अच्छा, इन चार का वेटेज इस हपको के बराबर था। हपको का एक अकेले का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वो इंडेक्स इन्होंने 180 से नीचे 179 पे आया, वापस 180 पे चढ़ा दिया। तो गेम क्या हुई,
दे हैड टू कंट्रोल द मार्केट बिफोर द मार्केट फॉल डाउन। मार्केट का क्या गिरना था? अगर मार्केट 14 अगस्त से पहले गिर जाती तो यार ये तो बुरी बात थी ना। हमारा एक नेशनल डे आ रहा है, उससे पहले मार्केट नहीं गिरने दे रहे थे। ठीक है, एक न्यूज़ आ गई, उसमें मार्केट का एक स्टॉक, बड़ा स्टॉक गिर गया, फंडामेंटल स्टॉक जो टॉप 10 इंडेक्स मूवर्स में आता है। बट वही बात है कि इन्होंने इसको काउंटर करने के लिए एक PRL का जी, उसकी आगे बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चल पड़ा। अब यहाँ पे जो मैं बात बताने लगा था कि जो स्टार्ट में बात की थी वो लॉस वाली, कि आपने किसी चलती हुई ट्रेन में बैठना है। अब आप हफ्कों में रिस्क लिया जा सकता है 100 क्वांटिटी का। मैंने कहा ना लेवल्स क्या है, मैं 210 पे एक लेवल उठा लूँगा इसका हफ्कों का, फिर अगला लेवल कौन सा हफ्कों का मेरे लिए, मैं 203, मैं फिर 192, 198 वाला लेवल भी है, 187 वाला भी लेवल है मेरे लिए, 178 वाला लेवल भी है। यही यहाँ यहाँ तक आता है। मैंने एक टाइम पे 170 पे भी उठाया था 2000 क्वांटिटी, और इसको मैंने बेचा था 250 पे। तो ये तो स्विंग अच्छे देता है, अगर चलने पे आए ना आपको बहुत लंबी छलांग मारता है। और हफ्को की आगे बोर्ड मीटिंग भी आ रही है, और उसकी बोर्ड मीटिंग में अगर इसने 10 रुपये डिविडेंड दे दिया, हफ्को ने नहीं हाथ आना, फिर ये भागेगा 240 तक। अभी ये नीचे लाया जाता है। तो मैंने पहली बात बीच में जो बोली थी, बात पहली बात तो बहुत और कोई और थी, बीच में जो मैंने बात बोली थी कि न्यूज़ बनाई जाती है स्टॉक्स गिराने के लिए। आपको जा रहा था ऊपर और कहा इसको गिराओ, गिर गया। अब आप कहेंगे जी कौन न्यूज़ बनाता है? कंट्रोलर्स ऑफ द मार्केट मेक्स द न्यूज़ जस्ट टू क्रिएट पैनिक इन द पब्लिक सो दैट पब्लिक पैनिक सेल द स्टॉक, स्टॉक गिरे, द वेल्स कैच द डिप। ये गेम होती है। लोग पैनिक में सेल कर देते हैं जी, बेचो जी, अब गिर गया, अब गिरता ही जाएगा। कुछ गिरते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका नेशनल बैंक जो गिरा ना 250 से, एक दो दफ़ा इसका लोअर लॉक भी लगा था। तो मैंने उस वक्त लोगों को कहा था घर बेच के नेशनल बैंक ले लो, लोअर लॉक तोड़ देगा ये। अच्छा, यहाँ पे छठा सवाल आता है कि आपको कैसे पता जी ये लोअर लॉक तोड़ेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटल स्टॉक, अगर मार्केट क्रैश ना हो, एक दफ़ा कोई एक स्टॉक ही खाली गिरे, तो फंडामेंटल स्टॉक अपना लोअर लॉक तोड़ देता है। और स्पेशली बैंक जो हो ना, बैंक या FFC टाइप कोई हो जाए स्टॉक, जो टॉप 10 इंडेक्स मूवर्स में आ रहे हो, या टॉप 15 कर लो, क्योंकि नेशनल बैंक टॉप 15 में आता है, तो वो अपना लोअर लॉक, ये लास्ट प्राइस ऑफ द डे होती है, वो तोड़ सकता है। उसके बाय ऑर्डर देखो, वहाँ पे फिर आप झूला ले लो, जैसे ही तोड़े फ़ौरन ऊपर 5+ पे सेल कर दो। तो वो जो आपका लॉस है किसी जगह पे, वो सारे लॉसेस बुक करो किसी लोअर लॉक जिसका टूटने का फुल चांस नज़र आ रहा है। ग्रुप से होते हैं व्हाट्सएप के, उसमें देखो कहीं बात हो रही होगी, इसका लोअर लॉक लग गया। और मेरा अपना जो ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप पे, नियर टू कैप, वहाँ पे किसी ने अगर पोस्ट कर दिया इसका जी लोअर लॉक लग गया। अब आपने खोलना है मार्केट डेप्थ, आपने बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स देखने हैं। सेल ऑर्डर्स कितना बड़ा सेलर खड़ा हुआ है, 170 लाख खड़ा हुआ है, ठीक है, 1,70,000 खड़ा हुआ है सेल ऑर्डर। नेशनल बैंक की प्राइस अगर चल रही थी, ये चलो हप्को को लेट्स सपोज हप्को था, हप्को की प्राइस चल रही थी 200, 170 लाख हुआ आपका सेल ऑर्डर, 1,70,000 ऐसे समझ लो, 170 लाख तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1,70,000 सेल ऑर्डर खड़ा हुआ है, हप्को की प्राइस 200 पे लोअर लॉक हो गया। अब आपने खोलना है मैथ्स का कैलकुलेटर, ठीक है, मैथ्स के कैलकुलेटर में आपने क्या चेक करना है, इस तरह करके कैलकुलेट करना है। 1,70,000 को मल्टीप्लाई करना है आपने 200 की प्राइस से, तो ये बनेगा 3,40,00,000। अब आप सोचें 3,40,00,000 पैसा लगेगा तो इसका लोअर लॉक टूटेगा। अच्छा, अब ये नंबर कम होता जाएगा, अभी 170 है ना, ये 170 से अभी 170 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कम होता जाएगा, आप नोट करेंगे उसमें लिखा आएगा 150, ऐसे आएगा, फिर ये एकदम से आपको नज़र आएगा 50,000। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, जैसे ही ये 10,000 हो गया ना, इस तरह करे 10,000 नज़र आ गया, अब आप ख़रीद लो, 1,000 क्वांटिटी का रिस्क ले लो। आपने 200 पे 1,000 क्वांटिटी 2 लाख डाल दिया, वो लोअर लॉक पे आपने 2 लाख
रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह लोअर लॉक टूट जाए। अब जब सारे दुआ करोगे और लोअर लॉक टूटेगा, आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि वो लोअर लॉक था, हपको का स्टॉक। आपने कहीं और से लॉसेस बुक किए, आपने 786 का लॉस बुक कर लिया, आपने FPJM का लॉस बुक कर लिया, आपने AMBL का लॉस बुक कर लिया, आपने ESBL का लॉस बुक कर लिया, आपने FCIBL का लॉस बुक कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो लोअर लॉक टूट गया और आपने सबके लॉसेस बुक करके पूरा 2 लाख अपना कैश फ्री किया, मतलब आपने 50,000 का लॉस बुक कर लिया, 2 लाख अपना टोटल कैश तो फ्री किया, वो 2 लाख आपने हपको उठा लिया। अब हपको भागेगा 10 रुपये तक ऊपर। आपने 50,000 का लॉस बुक कर लिया, हपको 10 रुपये ऊपर भाग गया 210। हपको का अपर कैप बैठा हुआ है 225 पे, आपको भागेगा 210 से 215, 218। आप 217 पे सेल ऑर्डर लगा दो। अगर ये भागना शुरू हो गया ना आपको बिन ब्रेक, अब आपने 2 लाख का स्टॉक लिया, 2,17,000 पे बेचा, 2,18,000 टच किया उसने, 2 लाख पे ख़रीदा था, 2,17,000 पे बेच दिया, 200 रुपीज़ की प्राइस पे ख़रीदा, 217 अमाउंट पे बेच दिया, आपने सेल कर दिया स्टॉक। आपने 17,000 रुपया इधर कमा लिया, 50,000 लॉस बुक कर लिया, 17,000 इधर कमा लिया। तो आज के दिन आपने 33,000 बैकअप पे छोड़ दिया। आपने मतलब 50,000 जो नेगेटिव खड़ा था उसमें से अब आप खाली 33,000 रह गया पैसा। ये ट्रिक होती है, काउंटर द लॉसेस विद द स्टॉक्स विच आर रनिंग और विच आर इन मोशन नाउ। ये नहीं कि मोशन आपको लग जाए, मोशन मतलब मूवमेंट वाली मोशन, स्टॉक उठने लगे। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आसान भाषा में लोगों को समझाऊं। मैं कैंडल्स वगैरह पे इतना नहीं लोगों को लेके आता, क्योंकि जितना मैं लेके आऊँगा उतना क्रिटिकल हो जाएगा। जितना आप खिचड़ी दिखाएंगे ना लोगों को उतने डर जाएंगे। जितना सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें, मैंने अभी टॉपिक में यही समझाने की कोशिश की कि एक स्टॉक को लोअर लॉक लग गया और वो एक अच्छा स्टॉक था, या कोई सट्टा आइटम जो बड़ी देर बाद एक आखिरी सपोर्ट पे था और लोअर लॉक लग गया। लोअर लॉक का आपने बाय ऑर्डर्स देखने हैं, सेल ऑर्डर्स देखने हैं, वो बार बार ब्लिंक कर रहा होगा ऐसे करके कि यार टूटने लगा टूटने लगा। और वो जैसे नंबर कम होता जाएगा ना, जैसा मैंने कहा 1,70,000 हपको का सेलर खड़ा हुआ था ऊपर, वो गिरते गिरते 50,000, 10,000, जैसी 10,000 के आप भी खरीदो। ये ऐसे पत्ता फेंको जी, फेंक पत्ता, मैं खरीदूंगा इसको। और जब आप खरीदोगे और वो चल पड़ा, अब आप बेशक फ़ौरन 5 रुपये पे बेच दो, 10 रुपये पे बेच दो, बेचना शुरू कर दो 50-50 करके। डायरेक्ट पूरा ना बेचो एक पॉइंट पे, क्या पता ना जा सके तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बेचना शुरू करो ना। +2 +4 +5। हपको की मिसाल के हिसाब से मैंने 17 रुपये तक बोला है। कोई छोटा स्टॉक UDLI टाइप हो, वो लोअर लॉक मारेगा, फ़ौरन अपर लॉक भी मार सकता है, क्योंकि उसका 3 रुपये का झूला है। मेरे सामने हीरा टेक्सटाइल था, वो 7 रुपये का लोअर लॉक लग गया था। अब उसका लोअर लॉक टूटने लगा, मेरे सामने ही टूटा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं कहीं इधर उधर हुआ हूँ, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक है, ऐसे कर सलाम वगैरह किया मैंने। यकीन करो 10 सेकंड्स में मेरे सामने लोअर लॉक टूटा है और अपर लॉक हुआ है। 9 रुपीज़ पे अपर लॉक हो गया। ठीक है, 10 रुपीज़ का झूला आराम से। यहाँ पे कैसे हुआ, अगर आप 7 लाख रुपए डालते और आप सेल ऑर्डर अपर लॉक पे लगाते 9 रुपये पे, तो आप 9 लाख कमा जाते। तो आपने आराम से 2 लाख का झूला ले लिया सेम डे ट्रेड पे। ठीक है, सेम डे ट्रेड पे रिस्क लिया। इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क में है इश्क। ख़तरनाक चीज़ होती है। अब मुझे पता है आप लोगों की आदत ख़राब होगी लोअर लॉक के पीछे पड़ पड़ के, ये फंसाते भी बहुत बुरा है। डिस्क्लेमर यही है कि ये स्टॉक इतने बुरे फंसाते हैं, कभी कभार ये फंसते ही जाते हैं, फिर ये एक पॉइंट में चीखें निकाल देते हैं और उस पॉइंट पे आप रोने लग जाते हैं। आप कहते हैं मैं फंस गया हूँ, मुझे किस पागल ने कहा था मैं लोअर लॉक पे बाय करूँ। अब ये लोअर पे लोअर जाई जा रहा है, तो इसलिए वो अगर तो स्टॉक बहुत पीक पे है और लोअर लॉक मार रहा है ना, फिर देख के एंट्री लेना। OML में लोग फंसे ना, 25 रुपये का स्टॉक था 160 चला गया। अब आप 150 पे OML लेंगे क्योंकि जी वो फलाने इंटेलिजेंट ने कहा था, या केमिस्ट्री का कोई ग्रुप था वहाँ कहीं देख लिया था, वो फ्री कॉल थी। भाई वो फ्री कॉल्स होती हैं पब्लिक को माल देने के लिए कि आओ इसको तोड़ते हैं। वो कैंडल मिला देता है, कभी वो शॉर्ट की तो कभी वो लॉन्ग की। उन चीज़ों पे ज़्यादा ना जाना, फंस जाओगे। वो तो यही कहेगा ना, या तो ये ऊपर है या ये नीचे है। ऐसे तो नहीं होता ना। ये क्या होता है, या तो बता भाई इधर से अब इससे ऊपर जाना है, या अब इधर से ये फुल नीचे तैयार ही है। ये क्या है कि जी ऊपर भी जा सकता है जी नीचे भी जा सकता है। हाँ, मार्केट का हम बोल सकते हैं
कि वो ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, दोनों फैक्टर्स हैं। लेकिन स्टॉक का तो तुम बताओ ना कि जी ये इसका चांसेस ज़्यादा ऊपर के हैं क्योंकि इसकी ये रीज़न आ रही है। ये आसान होता है बोलना, यार अब इसके लॉन्ग टारगेट्स ही हैं, शॉर्ट टारगेट्स ही हैं। भाई मेरे पास ऐप में एक ऑप्शन है, या तो मैं लॉन्ग करूँगा मतलब ऊपर आके बेचूंगा, या मैं शॉर्ट करूँगा नीचे जाके सेल करूँगा। शॉर्ट के खिलाफ हूँ वैसे मैं, लेकिन जस्ट जनरल टेलिंग कि दो ऑप्शन होते हैं ना, मतलब उसने वो सिंपल है, या तो शॉर्ट करो या तो ऊपर करो। भाई तू पहले बता दे ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। ये क्या होता है जी, दोनों ऑप्शन दे दिया जी, लॉन्ग का टारगेट भी दे दिया, शॉर्ट का टारगेट भी दे दिया। सबसे आसान तो यही है भाई, मैं भी करता हूँ ग्रुप में, ये इसका लॉन्ग टारगेट, ये शॉर्ट टारगेट ये है जी, ये शॉर्ट सेल करेगा तो उधर करेगा, और लॉन्ग में ये इधर तक जाएगा। भाई तू एक बता दे। तो सिंपल बात है, कोशिश करो, अपनी रिसर्च करो, हर ग्रुप में जाओ, देखो क्या चल रहा है। जब तुम्हें कंफर्म हो जाए तुम्हारे ज़ाती पैसे हैं, फिर तुम खेलो 1000 क्वांटिटी से, 500 क्वांटिटी से, 100 क्वांटिटी से। मैं तो 30-30 क्वांटिटी से जमा करता हूँ स्टॉक, ताकि मेरा अगर लॉस भी होगा तो 100 रुपये का नज़र आए, 1000 का नज़र ना आए यार। ठीक है, बिकॉज मुझे पैसा अजीज़ है, इस केस में अजीज़ भाई है मेरे लिए ये। क्योंकि यार पैसा कहीं फंस गया तो फंसता ही जाता है फिर। हाँ ये होता है कि मैं उसको फॉरगेट कर देता हूँ स्टॉक को, फिर कभी ना कभी वही स्टॉक गुजर रहा होता है और मैं कहता हूँ ये ले भाई तू चल पड़ा है, मैं बेचता हूँ। वो एक बहुत लॉन्ग सफ़र है, उस लॉन्ग सफ़र के लिए आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपके 9 साल गुजर जाएंगे मेरी तरह, आपको टाइम लगेगा। जिस तरह PICT मैंने जब बेचा, मैंने 40 के पास या 38 पे बेच दिया, उसके बाद वो गिरता गिरता 24 पे चला गया था। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ 40,000 का लॉस के बाद, आई बुक 40,000 लॉस, कि मेरा कैश एटलीस्ट फ्री हो गया था। वरना मेरा जो पैसा फंसा हुआ था ना उसके अंदर, 4 लाख फंसा हुआ था मेरा, 4,40,000 मैं लॉस कर निकल आया 40,000 का। 4 लाख तो निकल आया ना, क्योंकि मैं 10,000 क्वान्टिटी उठाई हुई थी। मैंने 48 पे या लिया था ये स्टॉक, 10,000 इसका 9 रुपये डिविडेंड आया था, तो आई गेट 90,000 डिविडेंड ऑल्सो। 4,90,000 भी डाला था। अब 4,90,000 के ऊपर 90,000 का डिविडेंड मिल गया, लॉस मैंने किया 40,000, 4 लाख भी रिलीज़ कर लिया कैश अपना। उस 4 लाख से फिर मैंने किसी और स्टॉक में बैठ के ज़्यादा कमा लिया। 40,000 का लॉस बुक कर लिया, लेकिन मैंने किसी और स्टॉक्स में ज़्यादा कमा लिया। वो 24 तक गिरा, आज वो स्टॉक 56 पे है। तो अगर मैं 1.5 साल सब्र करता, मैंने 1 साल तक सब्र किया था, 1 साल 1.5 साल ही किया था, अगर मैं 1.5 साल या 1 साल 7 महीने सब्र करता, 2 महीने और सब्र करता, फिर शायद मैं निकल सकता था। लेकिन मैंने नहीं सब्र किया। AI से पूछा, AI कहता लो वॉल्यूम स्टॉक है और वॉल्यूम आ ही नहीं रहा। लो वॉल्यूम का एक नुकसान ये होता है, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो स्टॉक चलता ही नहीं, अब अकेले बाय करने की कोशिश करते रहो, आगे सेलर ही नहीं बैठा हुआ, आगे कोई मूवमेंट ही नहीं स्टॉक में, आप बहुत बुरे फंस जाते हो। तो आई होप सो आप लोगों को दिल नहीं कर रहा वीडियो बंद करूँ। ये मैंने असल में अपनी कुछ केसेस बताने थे, अपनी जो मेरे साथ अब तक हुए हैं स्टॉक्स में, कि कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, हार्ड डिसीजंस, कि यार बुक करो लॉस, कुछ नहीं होता, देखी जाएगा आगे कहीं भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो साजगार में मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया था। साजगार मैंने 1500 के पास उठाना शुरू कर दिया, मैंने 1800 2200 पे बेचना शुरू कर दिया, तो अच्छा खासा 50,000 का प्रॉफिट लिया मैंने साजगार में। इधर से 40,000 का लॉस बुक किया, साजगार में मैंने तकरीबन 1,20,000 तक का टोटल प्रॉफिट ले लिया। तो काउंटर हो गया कि नहीं हो गया? सो आई होप सो द गेम ऑफ दिस होल सिनेरियो, रिलीज योर कैश, प्ले इन अदर स्टॉक्स जो रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। अब आप एक काम करो, आखिरी AI के पास जाओ, उससे कहो कि इस मंथ की किस किस की बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं एज पर द लास्ट 3 years स्केजुअल ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। AI के पास क्या जाना है, जेमनी, ChatGPT, क्लॉड, डीप सी कर लो, और एक और 2-3 और जो हैं, ग्रॉक AI, और एक और। सबसे सवाल पूछना है, और सवाल कॉमन है, कि एज पर टुडेज सिचुएशन, मंथ अगस्त या उसके बाद वाला जो सितंबर का महीने जब भी रिलीज़ होती है वीडियो, क्योंकि आजकल एडिटर्स एडिट करके वीडियो लगा रहे हैं यूट्यूब पे, आपने क्या करना है, ए को कहना है एज़ पर द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंथ अगस्त एंड सितंबर एंड अक्टूबर, 3 महीनों का बात करनी है। प्लीज़ टेल मी विच स्टॉक्स बोर्ड मीटिंग आर अपकमिंग। ठीक है, अपकमिंग लिखे होंगे किसकी आ रही है, तो वो डिफरेंट सर्वे करेगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट आई थिंक जेमनी का आएगा। जेमनी गूगल का है, तो गूगल के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ChatGPT भी बता देगा, डीप सीक क्या करेगा, ChatGPT का कॉपी करके बता देगा। क्लॉड को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, फिर क्लॉड आपको सही बताएगा रिजल्ट्स।
उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास जब सारे आ जाएंगे इस तरह, फिर आपने उन स्टॉक्स को लिस्ट आउट करके उन स्टॉक की स्क्रीनशॉट लेके एआई को भेजनी है, जेमिनी को भेजना, जेमिनी या चैट जीपीटी, उनके पास लेटेस्ट डाटा होता है। उसे कहना है कि टेल मी द एग्जैक्ट बाइंग लेवल्स ऑफ द स्टॉक एंड टीपी, टारगेट प्राइसेस। ठीक है। एज देयर बोर्ड मीटिंग्स आर अप्रोचिंग, अब जिस स्टॉक की 12 सितंबर को उस स्टॉक का नाम लिख दो, जिस स्टॉक की 8 सितंबर को उसका नाम लिख दो। मतलब 8 सितंबर को जी पीपीएल की बोर्ड मीटिंग आ रही है, डिविडेंड बोल दिया, 8 सितंबर को पीपीएल की बोर्ड मीटिंग आ रही है, तो इसकी बाइंग लेवल्स बता दें और सेल टारगेट्स बता दें। तो वो एआई क्या करेगा, पिछला डाटा देखेगा, पिछले साल पीपीएल जी 270 का गया था, तो वो सारे इस हिसाब से बाइंग अभी क्या है 230 प्राइस चल रही है, वो कहेगा जी 210 से 220 के अराउंड ले लो। वो ये इस तरह का जवाब देगा आपको, ये बाइंग डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, इधर जाके बेच दो स्टॉक को, बहुत पीक मारे तो सेल कर दो। इस तरह आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा स्टॉक मार्केट का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक्स से स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं ये नहीं चाहता ये ले लो वो ले लो वो ले लो ये ले लो, आप पागल हो जाएंगे। आप थोड़े थोड़े स्टॉक्स में खेलें और अच्छा खेलें। हाँ, आप कहेंगे जी फरसान आप भी तो खेलते हैं, भाई हम पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, आप भी पुराने खिलाड़ी हो जाओगे, थोड़ी सी मारे खाओगे तब होगे। मैंने अभी बताया ना 40,000 उसमें लॉस बुक किया, पी आई ए में भी 40 लाख लॉस बुक किया, 70,000 उसमें कमाया, 1,20,000 उसमें कमाया, 9 लाख इसमें कमाया। कहीं लॉस किया तो कहीं कमाया ना। जब लॉस ही नहीं करूँगा, खाली प्रॉफिट वाला बंदा आज तक दुनिया में नहीं आया कि सिर्फ प्रॉफिट ही हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं बोलूँगा आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।